Hello everyone, this is your faculty for कंपनी लॉ कुणाल मंधानिया एंड आज के लेक्चर में हम डील करने वाले हैं। आप उसे डील करना बोल सकते हो या आप उसे रिवाइज करना बोल सकते हो। चैप्टर नंबर 23 ऑफ कंपनीज एक्ट, दैट इज NCLT एंड NCLAT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सर, वैसे ये चैप्टर रेलेवेंट है CS एग्जीक्यूटिव के लिए और CA फाइनल के लिए। ओके, नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस चैप्टर पे 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है एंड मोस्टली मैंने इस चैप्टर में इसलिए डील कर रहा हूं बिकॉज कई बच्चे ये चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं, बट जब एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है बाद में वो रिग्रेट करते हैं। तो मेरा उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को आपको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा लेक्चर देख लो जिसमें सारे चैप्टर्स को बहुत इजी वे में मैंने कवर किया है, ताकि ये 40-45 मिनट्स ऑड का जो लेक्चर बनेगा वो लेक्चर आप आसानी से देख सको, चीज़ों को रिवाइज कर सको। तो छोड़ने की जरूरत आपको नहीं है। साथ साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको शॉर्ट नोट्स भी दे दूंगा, इजी नोट्स, जिससे पढ़ के आप जल्दी जल्दी इस चैप्टर को क्लास कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो मैं शुरू करता हूं अपना चैप्टर जिसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। वैसे इस चैप्टर में सेक्शन 408 से लेके सेक्शन 434 तक, यानी अराउंड यू कैन से 25 to 30 ऑड सेक्शंस है। सारे सेक्शंस को हमने बहुत इजी वे में कवर करने की कोशिश की है। तो क्लास, जैसे कंपनी लॉ नंबर 1, नंबर 2 IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एंड नंबर 3 अभी रिसेंटली अमेंडमेंट के तहत नफरा के सारे केसेस भी, ठीक है। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है वो डिस्प्यूट में प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करनी पड़ती है। वो प्रोसीडिंग कंडक्ट करता है कौन? ट्रिब्यूनल। पहले ये CLB के पास हुआ करता था, बट CLB से ये सारे केसेस अब ट्रांसफर हो गए हैं और अब जो भी डिस्प्यूट्स होगा विद IBC एंड कंपनीज एक्ट, वो सारे इश्यूज कौन डील करेगा क्लास? वो सारे इश्यूज डील करेगा NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसे हम सिर्फ ट्रिब्यूनल बोलेंगे तो भी चलेगा, या आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पूरा बोल सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, NCLT जब भी कोई डिस्प्यूट्स पे कोई हियरिंग कंडक्ट करके ऑर्डर देगा और अगर आप उस ऑर्डर से एग्रीव्ड हो क्लास, ऐसे केस में आप दरवाजा खटखटा सकते हो किसका? NCLAT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं कि NCLT का कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनकी क्या क्या पावर्स है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज है, वो देखने वाले हैं। एंड प्रोसीडिंग से रिलेटेड वो कैसे प्रोसीडिंग्स को सॉल्व करते हैं, ये सारे पॉइंट्स चैप्टर नंबर 23 ऑफ कंपनीज एक्ट में ये 25 ऑड सेक्शंस में दिए हुए हैं। ओके, सो क्लास शुरू करते हैं। NCLT जिस पे जनरली डील करता है सेक्शन 409, ये बोलता है कि NCLT विल बी रिप्लेसिंग कंपनी लॉ बोर्ड and is being set up to bring all lawsuits pertaining to companies under one body। मतलब कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, लॉ सूट्स है, उसको डील करेगा ट्रिब्यूनल। इट इज ए इंडिपेंडेंट क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी विच इज एम्पावर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो NCLT को जितने भी पावर्स दिए हैं इस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, ये सारे पावर्स दिए हुए क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट ने। Its finding in respect of all the facts are final, of course. Tribunal are exercised by benches। मतलब बेसिकली ट्रिब्यूनल के कुछ बेंचेस होते हैं और हर एरिया के जुरिस्डिक्शन में एक बेंच दिया जाता है और उस वो बेंच हियरिंग कंडक्ट करता है, which is constituted by president of tribunal, जुडिशियल मेंबर्स एंड टेक्निकल मेंबर्स। तो अगर मैं पूरा हायरार्की स्ट्रक्चर देखूं क्लास ट्रिब्यूनल का, तो सबसे ऊपर होगा प्रेसिडेंट, साथ में उसमें कुछ जुडिशियल मेंबर्स होंगे और कुछ टेक्निकल मेंबर्स होंगे। जुडिशियल मेंबर्स ऑब्वियसली जो जजमेंट्स देने के लिए जिनका एक्सपर्टीज है, और टेक्निकल मेंबर्स की मैं अगर बात करूं तो टेक्निकल मेंबर्स जिसको कंपनी लॉ के मैटर्स, रिकंस्ट्रक्शन, वाइंडिंग अप के मैटर्स में
ठीक है, एक्सपर्टीज नॉलेज होता है। ओके, इसे छोड़ के और वो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज भी अपॉइंट कर सकते हैं जितना उन्हें जरूरी लगता है। ये पावर दिया है उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बेंचेस विल बी कंसिडर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कितने बेंचेस बनाने हैं अक्रॉस द इंडिया, ये डिसाइड करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। A person who has not completed 50 years of age shall not be eligible for appointment as members. CFR के बच्चों, अगर MCQ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यस, आप ये से डील कर सकते हैं कि कोई भी मेंबर बनने के लिए कम से कम 50 साल की आपकी एज होना चाहिए, तब जाके आप NCLT के मेंबर बन सकते हो। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं NCLT कंपोजिशन की बात करूं तो ऑब्वियसली वी नो कि एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, चेयरपर्सन भी उसे बोल सकते हैं, बट चेयरपर्सन इज अ वर्ड जो मेजरली यूज होता है NCLT यानी एपेलेट ट्रिब्यूनल पे। ओके, उसमें कुछ जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, उनमें कुछ टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। सबके क्वालिफिकेशन की बात करूं और कितना टर्म्स ऑफ ऑफिस है उसकी बात करूं, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो चेयरपर्सन बनने के लिए NCLT का आपने हाई कोर्ट जज होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। ओके, तो वही पर्सन क्वालिफाइड है जो हाई कोर्ट जज था फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। ओके, उसके टर्म ऑफ ऑफिस की बात करूं तो वो 5 साल का उसका टेन्योर होगा और पर्सनल एज ऑफ 67 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। मतलब ठीक है, अगर 5 साल कंप्लीट होने के पहले वो 67 इयर्स का हो गया क्लास, तो उसे अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, उसे अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं जुडिशियल मेंबर्स की, तो एक बात ध्यान में रखना, ऑब्वियसली चेयरमैन या प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन ज्यादा होगा बाकी मेंबर्स से। ओके, तो एज क्राइटेरिया भी उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो क्वालिफिकेशंस प्रेसिडेंट का ज्यादा होगा और एज लिमिट भी प्रेसिडेंट के लिए ज्यादा होगी। ओके, बाकी लोगों का क्वालिफिकेशन उससे कम होगा। जैसे अगर मैं जुडिशियल मेंबर की बात करूं तो वो कम से कम हाई कोर्ट जज होना चाहिए। देखो, चेयरपर्सन के लिए हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स और इसके लिए कम से कम हाई कोर्ट जज होना चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होना चाहिए 5 साल के लिए। ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से, ओहदे के हिसाब से हाई कोर्ट जज भी और चलेगा, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हो तो कम से कम 5 साल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होना चाहिए या फिर आपने एडवोकेट होना चाहिए कम से कम 10 सालों तक। ओके, इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आने के चांसेस थोड़े कम है इस पूरे चैप्टर से, बट इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या CFR के बच्चों के लिए MCQs पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, वो बहुत स्मार्टली क्या करेंगे, बहुत स्मार्टली CS एग्जीक्यूटिव में तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल सकते हैं, बट अगर मैं बात करूं CFR के बच्चों के लिए तो वो इस पे अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं भी डालते हैं तो कम से कम 1 या 2 MCQs डाल सकते हैं क्लास। इसीलिए अपने या ये लेक्चर या शॉर्ट रिवीजन नोट्स बहुत काम आएगा आपके लिए, वो 1-2 मार्क को स्कोर करने के लिए, विच विल बी वेरी इजी। ओके, सो कमिंग फॉरवर्ड, इसका टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा? 5 इयर्स, बट पर्सनल एज ऑफ 65 इयर्स। ध्यान क्या रखना है क्लास कि यहां पे 65 इयर्स है और यहां पे 67 इयर्स है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, टेक्निकल मेंबर ठीक है ने सर्विस देना चाहिए इंडियन कॉर्पोरेट लॉ या इंडियन लीगल सर्विस में कम से कम 15 साल के लिए। एंड इसके बाद एंड दिया हुआ है, ये और नहीं है, मतलब उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी के या एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट पे होना चाहिए। तो ये दोनों भी कंडीशंस क्लास फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, आप इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस या इंडियन लीगल सर्विस में 15 साल कम से कम काम कर चुके हो, यानी आपके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, एंड साथ साथ ठीक है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व कर चुके हो एज अ सेक्रेटरी और एज अ एडिशनल सेक्रेटरी। दूसरा ऑप्शन है ठीक है, कौन क्वालिफाइड है? प्रैक्टिसिंग CA, CS, CMA, बट आपका प्रैक्टिस चलना चाहिए कम से कम 15 साल या उससे ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट ठीक है, जो भी लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल है उसका आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी चेयरमैन होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, इन तीनों में अगर कोई कवर नहीं होता उनके लिए भी एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपकी कंपनी लॉ ठीक है, कंपनी लॉ या उससे रिलेटेड फील्ड्स जो है, जैसे अमलगमेशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, वाइंडिंग अप हो गया, इन रिलेटेड फील्ड्स में अगर आपका कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है तो यस आप भी NCLT के मेंबर बन सकते हो। बाकी
अगर मैं टर्म ऑफ ऑफिस की बात करूं, दिस इज सेम फॉर बोथ 5 years और पर्सनल एज ऑफ 65 years। तो मेंबर्स के लिए टर्म ऑफ ऑफिस सेम है, ठीक है, जबकि चेयरमैन के लिए टर्म ऑफ ऑफिस तो सेम है बट एज 67 years दिया हुआ है। ओके, क्वालिफिकेशन वाइज ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन जुडिशियल मेंबर के क्वालिफिकेशन से बहुत ज्यादा होगा। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज अबाउट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी। नेक्स्ट हम डील करते हैं क्लास एनसीएलएटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो दोस्तों एनसीएलएटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। आप इसे एनसीएलएटी पूरा भी बोल सकते हैं या अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बोल सकते हैं। पॉइंट क्या है, सेक्शन 410 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट किया अपीलेट ट्रिब्यूनल को, जिसका नाम है एनसीएलएटी। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, जो भी डिसीजंस आएंगे दो लोगों से, ये आपको याद रखना है। जो भी डिसीजंस आएंगे दोस्तों दो लोगों से, या तो ट्रिब्यूनल से, एनसीएलटी से, या नफरा से। दोनों से जो भी डिसीजन आएगा उसमें जो एग्रीव पर्सन है वो अपील कर सकता है इसके तहत, किसके पास, एनसीएलएटी। इसमें आपको ध्यान देना है नफरा। यस, ट्रिब्यूनल तो पहले से ही ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे अपील आप एनसीएलएटी भी कर सकते थे, बट नया एडिशन जो इसमें हुआ है वो है नफरा। नफरा के भी जो भी जजमेंट्स आते हैं, केसेस आते हैं, उसमें आप अपील कर सकते हैं एनसीएलएटी के पास। नेक्स्ट, इसमें भी क्लास एक चेयरपर्सन होता है। देखो ट्रिब्यूनल में जो प्रेसिडेंट वर्ड हम यूज करते हैं, यहां पे वो वर्ड यूज करते हैं हम चेयरपर्सन। साथ में इसमें भी जुडिशियल मेंबर्स या टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, बट यहां मैक्सिमम लिमिट दी हुई है 11। तो 11 ही मेंबर्स मिलके बन सकते हैं और मेंबर में सब आ जाएंगे। नंबर 1 चेयरपर्सन आ जाएगा, नंबर 2 टेक्निकल मेंबर्स आ जाएंगे, एंड नंबर 3 जुडिशियल मेंबर्स आ जाएंगे। तीनों मिला के जो मैक्सिमम लिमिट है 11, और इनको छोड़ के जो ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज और है वो 11 के लिमिट में नहीं आएंगे, उनका अलग से अपॉइंटमेंट होगा। ओके, तो ये 11 मेंबर्स मिला के कितने होंगे, मैक्सिमम 11। एंड दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यू। एमसीक्यू के एंगल से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 411 जो बात करता है कंपोजिशन। हमने पहली बात किया था चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर। याद रखने वाली बात क्या है दोस्तों कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर्स हो गए या प्रेसिडेंट हो गए, इन सबके क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्स ज्यादा होंगे देन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो हर एक का क्वालिफिकेशन या एज की बात की जाए तो ये ज्यादा होगी, क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी जो होती है, ठीक है, उनको और कंपिटेंट और क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि वो नीचे वाले अथॉरिटी, ठीक है, जो ऑर्डर देने वाले अथॉरिटी है उसके ऑर्डर पे रिव्यू कर रही है, अपील पे डिस्कशन कर रही है, तो इनका क्वालिफिकेशन बाकी लोगों से ज्यादा होना चाहिए। बात करूं मैं अगर, तो देखो वहां पे था हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 years, यहां वो बोलता है भाई आपने सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए या कम से कम चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का। ओके, टर्म ऑफिस की बात करूं तो 5 years और पर्सनल एज ऑफ 70 years। देखो क्लास कंपेयर करते हुए पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा बेटर वे में याद रहेगा। तो इस केस में उसकी पर्सनल एज कितनी दी हुई है, 70 years, जबकि उधर कितनी दी हुई थी, 67 years प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए। फिर जुडिशियल मेंबर की बात करूं तो ही शुड बी अ हाई कोर्ट जज और जुडिशियल मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर 5 years। यानी इनडायरेक्टली जो वहां के चेयरमैन की क्वालिफिकेशन थी वो यहाँ के जुडिशियल मेंबर की क्वालिफिकेशन है, जिसमें एक एडिशन है कि अगर आप ट्रिब्यूनल के भी जुडिशियल मेंबर्स होते हो 5 साल के लिए तो भी आप क्वालिफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसका टर्म ऑफ सर्विस क्या है, 5 years और पर्सनल एज ऑफ 67 years। देखो फर्क क्या है, वहां के जो चेयरमैन का मैक्सिमम एज था वो यहाँ के जुडिशियल मेंबर्स और टेक्निकल मेंबर्स का मैक्सिमम एज है। तो 65, 70, 65, 67 एंड 70। 65 दोनों के मेंबर्स के लिए, 67 वहां के चेयरमैन और यहाँ के मेंबर्स के लिए, एंड 70 जो है वो मैक्सिमम है यहाँ के प्रेसिडेंट के लिए। आगे बढ़ता हूं,
टेक्निकल मेंबर बनने के लिए डायरेक्टली कोई रूल दिया हुआ नहीं है, बट रूल है कि आपका एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स 25 साल का होना चाहिए। ट्रिब्यूनल के लिए 15 साल था, यहाँ कितना है 25 साल। और आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए फाइनेंस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर बात करो टर्म ऑफ ऑफिस की तो वो सेम है 5 years और पर्सनल एज ऑफ 7 years विच एवर इज अर्लियर। तो क्लास दिस इज सेक्शन 411। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस अगर मैं इस चैप्टर के देखूं तो ये 3 सेक्शंस जो हमने डील किया वो है। इसको छोड़ के आगे जो 2 सेक्शंस में यहाँ डील करने वाला हो वो है। उसके बाद हम सारे सेक्शंस का ओवरव्यू करेंगे, तो हमको छोड़ना कुछ भी नहीं है क्लास, ओवरव्यू सब कुछ करना है। बट जितना डिटेल में हम ये देख रहे हैं उतना डिटेल में आपको वो सब देखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन। थोड़ा सा क्लियरिटी में आपको नहीं दिखेगा, बट ध्यान देना कि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और मैंने टेलीग्राम के पेज पे ये दिया हुआ है। तो इशू क्या था क्लास? इशू वॉज कि पहले सीएलबी था, बाद में आया ट्रिब्यूनल। तो इशू ये आता है जो जो केसेस सीएलबी ऑलरेडी देख चुका है वो तो काम अपना खत्म हो गया, बट जो जो केसेस सीएलबी में पेंडिंग चल रहे हैं 1956 एक्ट के हिसाब से, उन केसेस का क्या होगा? क्या वो केसेस ट्रांसफर हो गए या शिफ्ट हो गए ट्रिब्यूनल पे? इसको लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस पे डील करता है क्लास सेक्शन 434 ऑफ कंपनीज एक्ट। वो बात करता है कौन कौन से केसेस हैं जो पेंडिंग केसेस ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर हो गए, एंड कौन कौन से केसेस हैं जो कंटिन्यू करेंगे सीएलबी या कोर्ट्स के अंडर 1956 एक्ट। तो लॉजिक ये लगाओ, ट्रिब्यूनल को जो केसेस ट्रांसफर हो गए वो 2013 के एक्ट के तहत है, और जो पुराने केसेस हैं उसमें से कुछ केसेस ट्रांसफर हो गए और कुछ केसेस ट्रांसफर नहीं हो गए। तो मैंने आपको एक मस्त वाला चार्ट बना के दे दिया है जिससे आपको बता सकूं कि कौन कौन से केसेस ट्रांसफर हो गए और कौन कौन से केसेस ट्रांसफर नहीं हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं? हर प्रोसीडिंग जो सीएलबी के सामने थी, एवरी प्रोसीडिंग जो पेंडिंग थी, यहां वर्ड जो इंपॉर्टेंट है क्लास वो है पेंडिंग। हर प्रोसीडिंग जो सीएलबी के सामने पेंडिंग थी वो सारे तो ट्रांसफर हो जाएंगे किसको? एनसीएलटी को। नंबर 2, हर प्रोसीडिंग जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने भी पेंडिंग थी, देखो तो ना सिर्फ सीएलबी बट कंपनी लॉ मैटर्स, आईबीसी, कंपनी लॉ मैटर्स, आईबीसी और नफरा, इन तीनों के जो मैटर्स थे, ठीक है, जो जो पेंडिंग थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, वो सारे भी ट्रांसफर हो जाएंगे किसको? एनसीएलटी को। नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी केसेस है वाइंडिंग अप से रिलेटेड, वैसे वाइंडिंग अप के सारे केसेस ट्रांसफर होंगे ट्रिब्यूनल को, कौन कौन से ट्रांसफर नहीं होंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। वेयर देयर इज इनेबिलिटी टू पे डेट, ठीक है, जहां पे वाइंडिंग अप में ऑर्डर दिया कोर्ट ने और डेट पे करने बोला बट कंपनी डेट पे नहीं कर पा रही है, ऐसे केसेस भी ट्रांसफर हो जाएंगे किसको सर? ऐसे केसेस भी ट्रांसफर हो जाएंगे जो पेंडिंग थे हाई कोर्ट के सामने, ऐसे केसेस भी ट्रांसफर हो जाएंगे किसको? ट्रिब्यूनल को। तो ट्रिब्यूनल को कौन से केसेस ट्रांसफर हो गए? नंबर 1 जो सीएलबी के सामने पेंडिंग थे, नंबर 2 जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग थे, एंड नंबर 3 जो वाइंडिंग अप के इनेबिलिटी को पे डेट्स है, ठीक है, जो पेंडिंग है हाई कोर्ट के सामने। ओके, कौन कौन से केसेस ट्रांसफर नहीं होंगे इस पे ध्यान देना। ओके, नंबर 1 जिसमें सारी प्रोसीडिंग्स हो गई है, बस ऑर्डर रिजर्व करके रखा था। आई रिपीट, सीएलबी में सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी थी और ऑर्डर रिजर्व करके रखा था और एनसीएलटी आ गया। ऐसे केस में वो बोलता है कि नहीं, ये एनसीएलटी में ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ऑलमोस्ट ऑर्डर नेक्स्ट हियरिंग में हम ऑर्डर देने ही वाले हैं, तो वो केसेस 1956 के हिसाब से डील होंगे। जो ट्रांसफर नहीं होंगे वो 1956 लॉ के हिसाब से डील होंगे और वो सीएलबी या रिस्पेक्टिव कोर्ट डील करेगा। नंबर 2, जो जो वाइंडिंग अप के केसेस से जो कोर्ट नहीं चाहता, हाई कोर्ट नहीं चाहता ट्रांसफर करना। अब सर हाई कोर्ट क्यों नहीं चाह रहा है यहां पे ट्रांसफर करना? क्योंकि दिस माइट हैपन कि सब्सटैंशियल फाइंडिंग्स मिल चुकी है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को लगता है कि अभी अगर ट्रिब्यूनल में ये केस जाएगा तो दिस माइट हैपन कि पूरा वापस से रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम हो जाएगा,
इसीलिए हाई कोर्ट के ऊपर है कि वो ऑर्डर ट्रांसफर करना चाहती है या इस प्रोसीडिंग को ट्रांसफर करना नहीं चाहती। तो वो केसेस जहां पे सब्सटेंशियल चीजें हो चुकी है, अगर हाई कोर्ट ट्रांसफर करना नहीं चाहती तो वो 1956 के हिसाब से डील होगा, वो केस ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, ऑल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप के केसेस जहां पे एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी इश्यू हो चुका है सेक्शन 485 के तहत, जहां एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी इश्यू हो चुका है सेक्शन 485 के तहत, मतलब सब्सटेंशियल काम हो चुका है, तो अब वो केसेस ट्रांसफर नहीं होंगे ट्रिब्यूनल पे। तो ध्यान क्या रखना है आपको, 3 केसेस ट्रांसफर नहीं होंगे ट्रिब्यूनल पे, ये आपको याद रखना है। नंबर 1, वाइंडिंग अप से जुड़े इश्यूज जिसमें ऑर्डर ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है। नंबर 2, ठीक है, वाइंडिंग अप के इश्यूज जहां पे को हाई कोर्ट खुद ट्रांसफर करना नहीं चाहती बिकॉज ऑफ सब्सटेंशियल ग्राउंड्स कवर कर चुकी है वहां पे। एंड नंबर 3, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के इश्यूज जहां ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट जा चुका है अंडर सेक्शन 485 ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, नेक्स्ट नोट में याद रखना कि सपोज रिसेंटली सीएलबी ने ऑर्डर दे दिया है, प्रोसीडिंग में ऑर्डर दे दिया है। ओके, रिसेंटली सीएलबी ने प्रोसीडिंग में ऑर्डर इश्यू कर चुका है और एनसीएलटी आ गया। अब अपील कहां पे करना, ऐसे केस में लॉ बोलता है डरने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इस पे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो विद इन 60 डेज। ठीक है, विद इन 60 डेज आप चाहो तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। एंड हाई कोर्ट को अगर लगता है कि आप सफिशिएंट ग्राउंड थे कि आप 60 दिन में अपील नहीं कर पाए, ऐसे केस में वो आपको एडिशनल 60 डेज, यानी यहाँ पे 60 + 60 डेज का ऑप्शन अवेलेबल है। 60 नॉर्मली, और अगर उनको सही लगता है तो और एडिशनल 60 डेज का वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं। ओके, तो दिस वाज सेक्शन 484, जो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 424। ओके, 424 बात करता है प्रोसीजर्स बिफोर ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, वो कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट पॉइंट बोलता है जितने भी कंपनीज एक्ट या आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से रिलेटेड इशू है, ठीक है, उसमें दे हैव टू फॉलो, यानी जब वो जजमेंट देंगे, ऑर्डर देंगे, ये प्रोसीडिंग कंडक्ट करेंगे, तो उनको सारी प्रोसीजर फॉलो करनी है। ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स के तहत। तो सीपीसी का जो कोड है वो कोड के तहत आपको सारी प्रोसीजर्स फॉलो करना है। एंड नेचुरल जस्टिस, इन दोनों को बेस बना के आपको ऑर्डर इशू करना है। नंबर 2, इसके लिए याद रखना, ये ऑर्डर इशू करने के लिए, हियरिंग कंडक्ट करने के लिए दोस्तों, उन्हें सारे पावर्स मिलेंगे किसके, सिविल कोड के, एमसीक्यू। उन्हें किससे पावर मिलेंगे, उन्हें सारे पावर्स मिलेंगे, एक सेकंड, उन्हें सारे पावर मिलेंगे दोस्तों सिविल कोड के। ठीक है, इनफैक्ट उन्होंने जो भी जजमेंट दिया, हम मानते हैं कि वो सिविल कोर्ट ने ही जजमेंट दिया। इट इज डीम्ड कि उन्होंने जो जजमेंट दिया वो सिविल कोर्ट के जजमेंट दिया। नेक्स्ट पॉइंट, एनसीएलटी विल एनफोर्स ऑर्डर सेम लाइक कोर्ट एनफोर्सेस इट। मतलब आपने कोई ऑर्डर दिया और वो पार्टी अगर ऑर्डर फुलफिल नहीं कर रही तो आप ऑर्डर को ऐसे एनफोर्स कर सकते हो, यानी आपको सारे राइट्स या पावर्स मिलेंगे ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए, जैसे एक सिविल कोर्ट को राइट्स या ऑप्शंस मिलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने 4 बड़े बड़े मेजर सेक्शंस कंप्लीट कर लिए। अब बाकी सारे सेक्शंस को ओवरव्यू कर लेते हैं और ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस लेक्चर में हमने क्या किया, छोड़ना कुछ नहीं है, हमको कंप्लीट भी करना है। और इतने सारे सेक्शन है इसमें कि बच्चे इसे पढ़ते ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसे बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया और इजी चार्ज दे दिए ताकि आप छोड़ के मत जाओ। आधे घंटे में इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, चलो मूविंग फर्दर, बचे हुए सेक्शंस डील करते हैं। नाउ क्लास, नेक्स्ट इश्यू आता है, यस हमने देख लिया कौन कौन से मेंबर्स होंगे, बट ये मेंबर्स को, ये चेयरपर्सन को, ठीक है, सिलेक्ट कौन करेगा, इसके बारे में बात करता है क्लास सेक्शन 412। वो बोलता है ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट को और एनसीएलटी के
चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर्स को, ठीक है, ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट को और एनसीएलटी के चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट को और एनसीएलटी के चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर्स को अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी, बट आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, आगे बढ़ता हूं। बचे कौन? ट्रिब्यूनल के बाकी मेंबर्स और अपीलेट ट्रिब्यूनल के टेक्निकल मेंबर्स, ठीक है। इन लोगों के लिए सेक्शन 412 बोलता है कि एक सिलेक्शन कमिटी बनाई जाएगी। आई रिपीट, इन लोगों को अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमिटी बनाई जाएगी जिसका चेयरपर्सन होगा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उसका कोई नॉमिनी, एंड उसमें मेंबर्स ये 3 लोग होंगे। नंबर 1 सीनियर जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नंबर 2 सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, ये कंपलसरी आएगा, एंड सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो 3 मेंबर्स होंगे, एक चेयरपर्सन होगा, ये चारों मिला के फॉर्म करेंगे सिलेक्शन कमिटी, एंड सिलेक्शन कमिटी फिर अपॉइंट करेगा मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के टेक्निकल मेंबर्स का। ओके, नोट्स में क्या बोला गया है? सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग जो होगी, अगर उसमें कोई टाई होता है, वैसे तो दोस्तों सिलेक्शन कमिटी की जो मीटिंग होगा उसमें मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के हिसाब से डिसाइड होगा कि मेंबर्स कौन होंगे, ठीक है। बट अगर टाई होता है ऐसे केस में जो चेयरमैन है यानी चेयरपर्सन, मतलब ये सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसका नॉमिनी, वो डिसाइड करेगा कि कंक्लूजन क्या ड्रॉ होना चाहिए। नेक्स्ट, उस मीटिंग में जो सेक्रेटरी रहेगा एमसीए का, वो मीटिंग को कन्वीन करेगा, वो मीटिंग का कन्वीनर होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इफ वेकेंट और डिफेक्ट देन सिलेक्ट अपॉइंटमेंट नॉट इनवैलिड। मतलब क्या? रिक्वायर्ड लोग होने चाहिए सिलेक्शन कमिटी में, बट अभी अगर सिलेक्शन कमिटी में रिक्वायर्ड लोग नहीं है, ठीक है, और डिसीजन लिया गया तो डिसीजन वैलिड रहेगा, वो डिसीजन इनवैलिड नहीं होगा। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, वैसे तो सिलेक्शन कमिटी में वो 4 लोग होने चाहिए, क्लास ये याद रखना, बट उन 4 में से कोई अगर एब्सेंट रहता है, ठीक है, उसकी पोस्ट वेकेंट है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ठीक है, तो ऐसे केस में उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन इनवैलिड नहीं होगा। ओके, फिर मूविंग फॉरवर्ड, कुछ अदर सेक्शंस दिए हुए हैं, लाइन से हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 417। सेक्शन 417 क्या बोलता है क्लास, कि इन लोगों की जो भी सैलरी होगी, अलाउंसेस होंगे, ठीक है, वो एज प्रिस्क्राइब बाय लॉ। और प्रिस्क्राइब क्या किया है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, आगे एक सेक्शन में वो प्रिस्क्राइब भी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 415 सेक्शन क्या बोलता है? आई गेस दिस इज सेक्शन 413, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 415 क्या बोलता है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रहा हूं, कि अगर कोई भी वैकेंसी आती है किसी की भी पोस्ट में, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट या चेयरमैन के पोस्ट में वैकेंसी आती है। सी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है, सपोज चेयरमैन या प्रेसिडेंट को कोविड हो गया या उनकी डेथ हो गई, ऐसे केस में उस मीटिंग को या उस प्रोसीडिंग को चेयर कौन करेगा, इस पे बात करता है क्लास सेक्शन 415। सेक्शन 415 बोलता है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर है आपके एनसीएलटी या एनसीएलटी में, आई रिपीट, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है आपके एनसीएलटी या एनसीएलटी में, वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा जब तक चेयरमैन या प्रेसिडेंट वापस नहीं आता, या डेथ होने पे जब तक आपका कोई नया चेयरमैन या प्रेसिडेंट आप अपॉइंट नहीं करते। ओके, तो सेक्शन 415 क्या बोलता है, मैं फिर से बात कर रहा हूं, कि अगर किसी रीजन से वैकेंसी आ गई यानी डेथ हो गया, या फिर एब्सेंसी आ गई चेयरमैन और प्रेसिडेंट के पोस्ट में, ऐसे केस में जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा क्लास, वो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफिस होल्ड करेगा। कब तक? जब तक वो वैकेंसी फिल नहीं होती या फिर से वो ऑफिस रिज्यूम नहीं करता।
Now class, coming to next section, and this section is a important section. अगर कोई भी मेंबर, ठीक है, रिजाइन करता है तो वो अपना ऑफिस वेकेट कब करेगा? आई रिपीट, अगर कोई भी मेंबर रिजाइन करता है तो अपना ऑफिस वेकेट कब करेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नंबर वन, रिजाइन करने के लिए आपको नोटिस इन राइटिंग देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को. नंबर टू, आप ऑफिस वेकेट करोगे 3 महीने या आपके जगह जो अपॉइंट हुआ विच एवर इज अर्लियर. मतलब अगर 3 महीने के अंदर आपके जगह कोई और अपॉइंट हो गया तो आप उसी दिन से ऑफिस वेकेट कर दोगे अपना, और 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई नहीं आया तो 3 महीने होते ही आप अपना ऑफिस वेकेट कर दोगे. तो इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है कि ऑफिस वो वेकेट कब करेगा. ओके, तो आंसर इज 3 मंथ्स, ठीक है, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर विच एवर इज अर्लियर. मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 417, क्या बोलता है? रिमूवल ऑफ मेंबर्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मेंबर को रिमूव कर सकता है बट ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. हमने क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मेंबर को रिमूव कर सकता है बट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नंबर वन, कब? ग्राउंड्स क्या दिए हुए हैं? अगर बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए, या उसने कोई ऑफेंस किया है इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, या वो फिजिकली या मेंटली अब इनकेपेबल है उस पोस्ट को कंटिन्यू करने के लिए, या ठीक है उसका कोई अदर इंटरेस्ट आ गया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया, या उसने पैसे वैसे खाए, अपने पोजीशन को अब्यूज किया है. इन सारे केसेस में बट लॉ क्या बोलता है? ऐसे केसेस में भी उन्हें नोटिस देना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा. उसके बाद ही आप उन्हें रिमूव कर सकते हो. एंड जब तक उन पे कोई पेंडिंग हियरिंग चल रही है तब तक पावर दिया है कि आप उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हो. तो सेक्शन 417 में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन सारे ग्राउंड्स पे जो यहां मेंशन किया हुआ है आप चाहो तो उन्हें रिमूव कर सकते हो, ठीक है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रिमूव करने के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक बार कंसेंट लेगी, ठीक है. मोर ओवर सामने को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगी, यानी उनकी सुनवाई होगी, वो भी अपने पक्ष को रख सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेक्शन 417A अगेन आई फील इज अ इंपॉर्टेंट सेक्शन. ये सेक्शन जब आया तो उन्होंने क्या बोला कि जितने भी मेंबर से अपेलेट ट्रिब्यूनल के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां क्लास ट्रिब्यूनल मेंशन नहीं किया हुआ है. ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि यहां पे उन्होंने ट्रिब्यूनल मेंशन नहीं किया है, यहां उन्होंने मेंशन किया है अपेलेट ट्रिब्यूनल. तो अपेलेट ट्रिब्यूनल के जो भी कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगे, उनके क्वालिफिकेशंस होंगे, उनकी सैलरी होगी, उनके रेम्युनरेशंस होंगे, जो भी कंडीशंस ऑफ सर्विस होगी वो फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 184 के तहत दी जाएगी, ठीक है. फाइनेंस एक्ट 2017 के सेक्शन 184 के तहत. मतलब ध्यान क्या रखना है आपको, कंडीशंस ऑफ सर्विस में ट्रिब्यूनल के लिए तो ये एक्ट कवर करता है, बट अगर मैं एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात करूं तो उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस जो भी है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, दिस विल बी डेल्ट बाय फाइनेंस एक्ट 2017. सीए फाइनल वालों, ठीक है, आपके लिए एमसीक्यू पे भी ये पॉइंट पूछा जा सकता है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रिब्यूनल के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ट्रिब्यूनल के टर्म्स एंड कंडीशन, सो ट्रिब्यूनल के टर्म्स एंड कंडीशंस तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही हो गए, बट एपेलेट ट्रिब्यूनल के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फाइनेंस एक्ट के हिसाब से डील होगा. ओके, चलो आगे बढ़ता हूं. सेक्शन 418 बोलता है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आप चाहो तो कितने भी स्टाफ या ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है. वो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पावर आपको दिया हुआ है. सेक्शन 419 क्या बोलता है कि जितने भी बेंचेस चाहे उतने बेंचेस ट्रिब्यूनल के सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, एज मेनी एज रिक्वायर्ड, बट उसका प्रिंसिपल बेंच कहां पे होगा?
न्यू दिल्ली पे। तो ट्रिब्यूनल के सारे प्रिंसिपल बेंचेस क्लास कहां पे होंगे? न्यू दिल्ली पे होंगे, नंबर 1। एंड इट विल बी प्रिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो इट विल बी प्रिसाइडेड की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, इट विल बी प्रिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेक्स्ट, हर बेंच में कितने मेंबर होंगे? ठीक है, यू कैन सी हर बेंच में 2 मेंबर होंगे, कम से कम एक जुडिशियल मेंबर एंड कम से कम एक टेक्निकल मेंबर। सी, टोटल ट्रिब्यूनल में कितने मेंबर्स हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो हम पहले ही सेक्शंस में देख चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कि हर बेंच में कितने मेंबर होंगे। तो याद रखना, हर बेंच में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। नंबर 1 एक टेक्निकल मेंबर एंड एक जुडिशियल मेंबर कम से कम। नंबर 2, इन सारे बेंचेस का जो प्रिंसिपल बेंच होगा वो कहां पे होगा? वो प्रिंसिपल बेंच होगा क्लास न्यू दिल्ली में। डन, एंड इट विल बी हेडेड बाय प्रिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर एक्सेप्शनल केसेस प्रेसिडेंट चाहे तो एक बेंच में एक मेंबर को भी अलाउ कर सकता है, बट दैट इज अंडर एक्सेप्शनल केसेस। चलो आगे बढ़ता हूं। नोट में क्या दिया हुआ है? अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया बिटवीन मेंबर्स देन मैटर शुड बी फॉरवर्डेड टू प्रेसिडेंट। क्योंकि अगर 2 मेंबर होंगे, अगर दोनों का डिसीजन सेम है तब तो जीवन में हमको दिक्कत ही नहीं है। बट अगर दोनों के ओपिनियन में कोई भी डिफरेंस आ रहा है, ऐसे केस में क्लास याद क्या रखना है कि वो मैटर किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, एंड प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि अल्टीमेटली क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, कमिंग टू सेक्शन नंबर 420, रिवाइजिंग ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। अगेन, अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो खुद के ऑर्डर को पास रिवाइज कर सकता है विद इन 2 ईयर्स। एमसीक्यू के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल चुका हूं, एग्जीक्यूटिव में इनमें से किसी भी पॉइंट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 पॉइंट्स मिला के आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बट अगर मैं सीए फाइनल की बात कर रहा हूं, दिस इज मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस। ओके, ठीक है। तो अपने ऑर्डर पे अगर उन्हें लगता है कि पहले कुछ और फैक्ट्स एंड सिचुएशंस थे, अभी कुछ और फैक्ट्स एंड सिचुएशंस है, तो वो चाहे तो अपने ऑर्डर को रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, कब तक? विद इन 2 ईयर्स। एंड रिव्यू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आप सब लोगों को ध्यान देना है, दैट इज रिव्यू तभी करेंगे जब इस पे अपील फाइल नहीं हुई है। अगर अपील फाइल हो चुकी है तो वो अपील ट्रिब्यूनल के पास है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रिब्यूनल सेक्शन 420 ने आपको पावर दिया है कि अगर आपने कोई ऑर्डर पास किया है तो उस ऑर्डर को आप रिव्यू भी कर सकते हो, बट कब तक? उसे आपको रिव्यू करना है विद इन 2 ईयर्स ऑफ ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट, बहुत कम सेक्शंस बचे, ध्यान दो। ठीक है, आपके लिए बहुत आसान हो गया, इतना पूरा पढ़ने की जगह ये शॉर्ट लेक्चर देख लो, ये शॉर्ट रिवीजन नोट्स देख लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्लास ये चैप्टर। नाउ क्लास, नेक्स्ट अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो बोलता है सेक्शन 421 के अंदर कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के पास होने पे आप अपील कब तक कर सकते हो। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपील कर सकते हो विद इन 45 डेज ऑफ रिसीविंग ऑर्डर। जो पिटिशनर को जब ऑर्डर दिया ट्रिब्यूनल ने, तो उस ऑर्डर के अंदर वो अपील कर सकता है कब तक? विद इन 45 डेज। नेक्स्ट, सेक्शन 422 बोलता है कि एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, आपके सामने जो भी पिटीशन आती है आपको जल्दी से जल्दी उस पर ऑर्डर देना है। जो रिसेंटली बहुत बड़ा इशू हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली अब नफरा के भी केसेस इनको ट्रांसफर हो गए, सीएलबी के भी पेंडिंग केसेस इनके पास है, और करंट भी सारे केसेस उनके पास चल रहे हैं, बट ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है। बट सेक्शन 422 बोलता है कि एज सुन एज पॉसिबल आपको इस पे ऑर्डर देना है, और एक मैक्सिमम लिमिट सेट किया है कब तक? विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर आपको ऑर्डर पास कर देना है। और अगर लेट भी हो गया तो टेंशन नहीं है, आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि इस रीजन से हमको लेट हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अगर एनसीएलटी, देखो एनसीएलटी से कोई एग्रीव पार्टी है ऑर्डर से, तो वो एनसीएलटी के पास जाएंगी, और एनसीएलटी के डिसीजन से भी कोई एग्रीव्ड है
तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके पिटिशन फाइल कर सकता है। कब तक? विद इन 60 डेज। ये आपको याद रखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाके ये ऑर्डर फाइल कर सकता, पिटिशन फाइल कर सकता है विद इन 60 डेज। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट। मतलब जैसे आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुना होगा, वैसे अगर कोई भी कंटेम्प्ट करता है, कोई पार्टीज कंटेम्प्ट करती है, तो हाई कोर्ट को जितना पावर है पनिशमेंट देने का कंटेम्प्ट के केसेस में, वही सेम पावर एनसीएलटी और एनसीएलटी को भी आएगा। मतलब एनसीएलटी और एनसीएलटी का जो कंटेम्प्ट होगा, इट इज इक्वल टू कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट जज। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ पावर। एनसीएलटी, ये स्पेसिफिकली सेक्शन है एनसीएलटी के लिए कि एनसीएलटी को जो पावर्स है सिविल कोर्ट के किसी भी प्रोसीडिंग्स को डील करने के लिए, वो अपने किसी भी ऑफिसर या एम्प्लॉय को वो पावर दे सकता है उस चीज से डील करने के लिए। ओके। 427, पब्लिक सर्वेंट। ऑब्वियसली बात है, एवरी मेंबर ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी इज डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट, वो गवर्नमेंट के सर्वेंट माने जाएंगे। 428, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन अगेंस्ट गुड फेथ। देखो काकाश कितना बढ़िया पॉइंट है। वो बोलता है कि एनसीएलटी और एनसीएलटी के किसी भी मेंबर ने कोई एक्शन लिया, अब उस एक्शन से किसी सामने वाले को लॉस हुआ, क्वाइट पॉसिबल हो सकता है, तो एनसीएलटी और एनसीएलटी के किसी मेंबर ने कोई एक्शन लिया, उस एक्शन के तहत किसी सामने वाले को लॉस हुआ, तो अगर ये एक्शन गुड फेथ में है, ध्यान देने वाली बात क्या है क्लास, कि अगर ये एक्शन गुड फेथ में है, ऐसे केस में वो सामने वाला पर्सन किसी कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता कि मेरे साथ बुरा हुआ है। क्यों? क्योंकि नंबर 1, उसने गुड फेथ में एक्शन लिया है, एंड गुड फेथ में एक्शन लिया है तो उसका कोई और मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, जो आपको ध्यान देना है। ओके, सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी एक्शन लिया एनसीएलटी या एनसीएलटी के ऑफिसर ने, वो एक्शन से सामने वाले को लॉस हुआ, तो वो इस बंदे एनसीएलटी वाले वो मेंबर के खिलाफ कोर्ट, किसी भी कोर्ट में केस नहीं कर सकता अगर इस मेंबर ने गुड फेथ में एक्ट किया है तो। नेक्स्ट, कमिंग टू सेक्शन 429। सेक्शन 429 क्या बोलता है क्लास? पावर टू सीक असिस्टेंट फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी अपने कोई भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए वो इन सारे लोगों से, ठीक है, इन सारे लोगों से असिस्टेंस मांग सकते हैं। एग्जीक्यूट करवाना ऑल्सो इंक्लूड्स कोई बुक्स पोजीशन में लेना, उसकी प्रॉपर्टी पोजीशन में लेना, ठीक है, उसका कोई डॉक्यूमेंट पोजीशन में लेना, इन सबको एग्जीक्यूट कराने के लिए वो इन लोगों की भी मजिस्ट्रेट की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हो गया, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की हो गया, मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट, जो मैटर्स जुरिस्डिक्शन में है किसके? एनसीएलटी के। ऑब्वियसली बात है, जो मैटर्स जुरिस्डिक्शन में है एनसीएलटी के, कोई सिविल कोर्ट उन मैटर्स को हाथ नहीं लगाएगा। भाई टीटीएम तेरा तू मेरा मैं, हमारे बीच में आने का नहीं। तो जो मैटर्स किसके पास पड़े हुए, वो मैटर्स पड़े हुए हैं या वो मैटर्स जुरिस्डिक्शन में एनसीएलटी के या एनसीएलटी के, वो मैटर्स पे सिविल कोर्ट हाथ नहीं लगाएगा। नेक्स्ट, एक्ट्स टू बी मैरिड। सेम पॉइंट जो हमने वो सिलेक्शन कमेटी वाला पॉइंट देखा था कि अगर एनसीएलटी या एनसीएलटी में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बराबर नहीं है, जितने रिक्वायर्ड लोग होने चाहिए उतने रिक्वायर्ड लोग नहीं भी है क्लास, तो भी उन्होंने जो एक्शन लिया वो एक्शन वैलिड माना जाएगा। राइट टू रिप्रेजेंट, जो भी पिटिशनर है और पार्टीज है जिनके केस चल रहे हैं, वो एक सीए, सीएस, सीएमए या लॉयर को हायर कर सकते हैं कि वो एनसीएलटी के सामने जाके रिप्रेजेंट करे। आपको तो ये बात पता ही है क्योंकि इससे भी हमारी एक इनकम होती है, जो भी सीए, सीएस, सीएमए के स्टूडेंट्स है, कि अगर पार्टीज खुद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती तो पार्टीज कैन हायर अ सीए, सीएस या सीएमए और एनी एडवोकेट जो उनको रिप्रेजेंट करेंगे एनसीएलटी के सामने उस केस में। नेक्स्ट, लिमिटेशंस, लास्ट सेक्शंस। आप सबको पता होगा लिमिटेशंस एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में रूल था कि 3 साल तक
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने से 3 साल तक आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, या जिसमें कोई पेंडिंग इश्यू होता है उससे 3 साल तक आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। वो लिमिटेशन एक्ट का रूल एनसीएलटी पे भी एप्लीकेबल है क्लास। मतलब 3 साल तक ही आप एनसीएलटी में कोर्ट में केस कर सकते हैं, उसके बाद आप एनसीएलटी में कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ये एक इश्यू हो गया। बाकी कोई इश्यूज भी जो लिमिटेशंस एक्ट में दिए होंगे, लिमिटेशंस एक्ट के सारे रूल्स फॉलो होंगे। ओके, तो क्लास दिस वाज माय रिवीजन लेक्चर on a chapter NCLT which is relevant for CS executive, CMA executive and CA final students। ठीक है, CMA final CS final students के लिए भी ये काम आ सकता है। तो मैं बीच में कुछ दिन थोड़ा शांत था क्योंकि मुझे कोविड हुआ था, बट अब आई एम बैक। तो मैं बहुत सारे ऐसे रिविजन लेक्चर्स CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट करने वाला हूं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत आपके लिए, इसका नाम दिया है मैंने T20 रिविजन्स। तो ये क्विक रिविजन्स करने के लिए आपको बहुत काम आएगा। इसके साथ साथ मैं RTP, MTP और एग्जाम क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे लेक्चर्स ये अगले 1 महीने में डालने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर कहीं भी आपके लिए बेनिफिशियल हुआ है तो एज अ मोटिवेशन मेरे इस लेक्चर को लाइक कर दें। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आगे जो भी फर्दर लेक्चर्स डालने वाला हूं वो आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद हुआ होगा। स्टे ट्यून विथ मी। बाय बाय, टेक केयर।